नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में और प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार आज के प्रैक्टिस सेशन बैच में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सिलेक्शन गुरुजी दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस को और मध्य प्रदेश की पुलिस की तैयारी के दृष्टिगत, कांस्टेबल की तैयारी के दृष्टिगत प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके प्रैक्टिस के लिए लाते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनकी प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम में बहुत परफेक्ट बनाएगी, आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन से फेमिलियर बनाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट की से। असफलता तुम्हें छू भी नहीं सकती, असफलता तुम्हें छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। आपने अगर जीवन में कभी असफलता के बारे में सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, सिर्फ अपनी सफलता के लिए काम किया है और पूरे जुनून भर काम किया है, तो आपको असफलता कभी छू भी नहीं सकती। सब मिला जुला के ये है कि कुल मिला जुला के आपको अपनी तैयारी, अपनी मेहनत पे विश्वास और भरोसा रखना है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ए अकेले 24 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है। ए अकेले 24 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है। यहाँ पे एक काम के कुछ भाग को कर सकता है और अकेला भी उतने ही काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम मिलकर करते हैं तो उतने ही काम के आधे हिस्से को पूरा करने में कितने दिनों तक आवश्यकता होगी या कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, बात क्लियर है। सिंपल सवाल है भाई, एकदम सिंपल सवाल, कंफ्यूज मत होइए। इतने उतने लग गया तो कहां चला जाएगा सवाल। सवाल बहुत सिंपल है कि ए अकेला 24 दिन में कोई काम करता है या किसी काम के कुछ हिस्से को 24 दिन में करता है। उतना ही काम जितना ए 24 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर देता है। तो उतने ही काम के आधे काम को जो ए और बी कर रहे थे अलग अलग, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, यही आपसे सिंपल पूछा जा रहा है। तो देखो दोस्त, कह रहे हैं कि एक काम को 24 दिन में और बी उतना ही काम 18 दिन में कर सकता है। तो 18, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 72। ठीक, 72 हो जाएगा और 24 या 72, 18 चौक 72। ठीक, पूरा का एक दिन का इनका काम कितना हो गया, 7। और कह रहे हैं उसका आधा, मतलब ये दोनों मिलके 72 काम कर रहे थे, तो 72 काम का आधा यानी ए प्लस बी मिल के 36 काम कितने दिन में कर देंगे, यानी 36/7 यानी 5 सही 1/7 दिन में। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात क्लियर है, सिंपल सा सवाल था। उतने ही काम यानी उतने ही काम को पूरा मान लो ना। देखो फिर से बता देता हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज घुमा रहे हैं आपको। इसमें घूमना नहीं है, इसको समझना है। क्या समझना है, ए 24 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है। कोई काम होगा उसका कुछ भाग 24 दिन में करता है। बी अकेला उतने ही काम को 18 दिन में करता है जितना ए कर रहा था। कुछ काम का जो कह रहे हैं ना, एक काम के कुछ भाग को ए 24 दिन में कर रहा है। ए एक काम के कुछ भाग को 24 दिन में कर रहा है। बी उतना ही काम, उतने का ही काम का मतलब जितना ए कर रहा है 18 दिन में करता है। बस, तो हम ये तो दिमाग में कंफ्यूज मत होइए। सवाल सीधा यही है कि ए एक काम को अकेले 24 दिन में कर देता है, बी 18 दिन में करता है, दोनों मिलके उसके आधे काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल सवाल है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डाला जाता है। अगर गोले को पूरी तरह से पानी में डुबोया जाता है तो बेलन में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त। ठीक ना, पता है ना आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो जब वस्तु द्रव में पूरी डूब जाती है तो अपने आयतन के बराबर जल स्तर को ऊंचा करेगी। जैसे
कह क्या रहे हैं आपसे, ये बेलन है गुरु, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में, मान लीजिए यहां तक पानी था, पहले गोला डुबो दिया इसमें, तो पानी उठ के यहां तक आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, गोला जितना आयतन होगा उतना आयतन का पानी ऊपर उठा देगा। तो बेलन के में ये जो पानी के जलस्तर में वृद्धि है वो कितनी है, तो कितना पानी उठेगा, उतना आयतन पानी उठेगा जितना आयतन गोले का है। और पानी उठेगा किस शेप में, बेलन के बर्तन में है, बेलन के शेप में है तो बेलन में उठेगा। तो उस बेलन उठे हुए पानी का आयतन होगा, बेलन है तो पाई r² h बराबर 4/3 पाई r3। अब r से कंफ्यूज मत होना, ये r बेलन का है और ये r मैं लिख ही दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कोई लोग r² को r³ से काट भी देंगे, इतना तेज, इतनी प्रतिभा के आप लोग धनी हैं, ये पता है मुझको। तो ये r बेलन हो गया और ये r क्या है, स्फेयर हो गया, गोले का हो गया। ठीक है, पाई तो भैया कॉमन है, पाई पाई से काट लो। r कह रहे हैं बेलन का है, तो बेलन कितना हो गया, 12 × 12। कितना पानी उठेगा, ये h है, बराबर 4/3 और पाई कितना है, इधर r कितना है, 6 × 6 × 6। अब देख लो बच्चा h क्या होगा, h बराबर होगा 4 × 6 × 6 × 6 बटा 3 × 12 × 12। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाएगा। सिंपल सवाल है ना, कर लोगे भाई, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, गोला अपने आयतन के बराबर पानी उठाएगा और पानी चूंकि बेलन में रखा है इसलिए बेलन के शेप में उठेगा, तो बेलन के आयतन से ही पानी का आयतन निर्धारित होगा। बेलन के शेप में जो जितना उठेगा, यानी बेलन के शेप में अगर पानी उठेगा तो कितना, कैसे उसका आयतन निकाल पाएंगे, बेलन के आयतन के फार्मूले से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, श्याम 36,000 रुपए के 2 मोबाइल फोन खरीदे। ध्यान देना जरा, श्याम ने 36,000 रुपए के 2 मोबाइल फोन खरीदे। एक मोबाइल को 50% लाभ पर बेच देते हैं और दूसरे मोबाइल को 25% हानि पर बेच देता है। अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना कोई लाभ हुआ हो और ना कोई नुकसान हुआ हो तो दोनों मोबाइलों की लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या है। सिंपल सवाल समझो, कुछ टेक्निकल लग रहा है क्या, कठिन सा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, एकदम बिना पेन पेपर। देखो क्या होगा, मोबाइल मान लो एक ठो ए मोबाइल है, एक ठो बी मोबाइल है। मोबाइल का सवाल तो तुम लोग यार लगा ही सकते हो। कह रहे 50% लाभ पर बेचता है तो रिटर्न कितना पाएगा, 150%। और दूसरे को कह रहे 25% हानि पर बेच रहा है तो रिटर्न कितना पाएगा, 75%। ठीक, और दोनों को बेचने के बाद उसे पता चलता है कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो यानी 100 का 100 मिल गया। बस सिंपल, सवाल खत्म दोस्त। यहाँ पे कितना 50, यहाँ पे कितना 25, यानी ये 1:2 का अनुपात हो गया, 1:2 का अनुपात। यानी क्या कह रहे हैं, तो दोनों मोबाइल की लागत, तो यानी दोनों मिला के ए की लागत 1 है और बी की लागत 2 है, यानी 3 बराबर है, 3 बराबर 36,000 है। तो क्या है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर दोनों के बीच में 1 है। तो 1 बराबर 36, 3 बराबर 36,000, तो अंतर 1 बराबर 12,000। दोनों की लागत में जो अंतर है वो कितने का है, 12,000 का। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को दूसरे भी तरीके से लगा सकते हैं, हम परसेंटेज में जाके भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा और टिपिकल कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, हम वहां पे बात नहीं करते, ऐसे सवाल को लगा लेते। फिर से समझ लेते हैं एक बार, जरूर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर 50% का प्रॉफिट ले रहे हो दोस्त तो रिटर्न 150% पाओगे, और 25% का लॉस झेल रहे हो तो रिटर्न 75% पाओगे, और अगर मिला के कुल नो प्रॉफिट नो लॉस है तो रिटर्न 100 का 100 है, क्योंकि सीपी 100 है तभी तो 150 हो रहा है, सीपी 100 है। ये बॉक्स में बना लो, क्लियर बात। अगला सवाल ध्यान देना, अगले सवाल में कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लौसा 375 और मौसा 25 है। अगर उन संख्याओं में से एक 75 है तो दूसरी छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है। सिंपल सवाल है ना, क्या बचपन से पढ़ा है।
पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। कंप्लीट है। पहली संख्या क्या कह रहे हैं, एक संख्या 75 है, दूसरी निकालनी है, निकाल लेंगे। यहां पे कितना हो गया 375 गुणित 25 ये काट दोगे 4 1 5 बार कटेगा, 25 25 125, यानी दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 125। अब पहले का दूसरे से क्या अनुपात है, पहला कितना है 75, दूसरा है 125, 25 तिया 75, 25 25 125, 3 संबंधे 5, यानी डी ऑप्शन 3 संबंधे 5 करेक्ट है। यहां तक कोई तकलीफ तो है नहीं किसी को, यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी समस्या को लिखिए, बताइए, हमें फीडबैक दीजिए कि हम आपको और बेहतर कंटेंट और बेहतर आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाके आपको किस तरह से बात को समझा सकते हैं। अदरवाइज नीचे हमारा नंबर भी फ्लैश कर रहा है, आप उस पर भी हमको कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, मेथड्स अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे खुद नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक ट्रेन x किमी प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले, ध्यान से समझिएगा, एक ट्रेन x किमी प्रति घंटा, एक ट्रेन एक ट्रेन x किमी प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफार्म और एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, क्या थी? ठीक है दोस्त, देखो क्या मामला क्या है। x किमी प्रति घंटा है। पहले तो एक बात देखो कि चलती हुई 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफार्म और एक पुल को 8 सेकंड और 12 सेकंड, यानी ये जो 4 सेकंड का डिफरेंस है, ये 4 सेकंड के डिफरेंस किसके लिए है, 280 माइनस 120 के लिए। अगर 120 मीटर 8 सेकंड में जा रही है तो 280 जाने में कितना, 12 सेकंड। 4 सेकंड ज्यादा इसलिए ले रही है, क्यों, क्योंकि कितना ज्यादा जाना है, 60 इधर और 160। 4 सेकंड में वह ट्रेन 160 मीटर जाती है, 160 मीटर जाती है। और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 8 सेकंड में, तो 8 सेकंड में कितनी जाएगी ये बता दो हमको। 8 सेकंड में यह ट्रेन जाएगी 320 मीटर, 320 मीटर जाएगी। x किलोमीटर प्रति घंटा से कोई लेना देना नहीं, उसको टच ना करना, टच ना करना, नहीं तो तुम्हारा टाइम किल कर देगा। अब 8 सेकंड में 320 जा रही है और यहां 8 सेकंड में कितना लंबा पुल है, अरे सॉरी प्लेटफॉर्म है 120, इसी में से 120 घटा दें अगर हम, भाई 8 सेकंड में जो दूरी जा रही है वो क्या जा रही है, अपनी दूरी लंबाई, ट्रेन की लंबाई l और प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई p, और ये बराबर है कितना, ये बराबर आ गया आपके 320 के। कितना आ गया 320 के। और प्लेटफॉर्म सबको पता है कि 320 माइनस 120 है, तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन L लंबाई का है, तो ये कितना है 200 मीटर। बिना पेन पेपर का सवाल भी ये सॉल्व कर सकते थे। अब फिर से समझ लो, 4 सेकंड 120 मीटर जाने में ट्रेन भाई किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, यानी चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे चाहे पुल को पार करे, ट्रेन की लंबाई दोनों में कॉमन है। क्लियर बात। अब कह रहे हैं 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है उसको 8 सेकंड में, और 280 मीटर लंबा पुल है उसको 12 सेकंड में, यानी ये जो 4 सेकंड ज्यादा लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि वह जो प्लेटफॉर्म था 120 था, पुल 280 है, यानी दूरी कितनी बढ़ गई 160, यानी 4 सेकंड का टाइम बढ़ रहा है 160 मीटर की दूरी के मार्जिन के कारण। यानी 8 सेकंड में अगर आप बात करेंगे तो 320 मीटर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 320 मीटर जाएगी, 320 मीटर जाएगी। अब 8 सेकंड बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई L प्लस प्लेटफॉर्म 320, तो ट्रेन L बराबर 320 माइनस 120 बराबर 200 मीटर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक गांव की कुल आबादी C है, एक गांव की कुल आबादी C है, इसमें 40% महिलाएं हैं, ध्यान से समझना, 40% महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं, गांव में
निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है, जो 4000 है। x, एक मिनट देखो बच्चा, ये जो है ना, एक मिनट पहले तो इसका कलर, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए मैं इसको सही कर देता हूं। मैं सोच रहा था कि ये बेसिकली सी नहीं है, ये बेसिकली एक्स ही है, एक्स है। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की आबादी एक्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक गांव की आबादी एक्स है जिसमें 40% महिलाएं हैं। चलो ठीक है, मान लिया कोई गांव की जनसंख्या अगर x है तो x को हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, मान लो कि x क्या है, 100 है, x बराबर 100 मान ले। अरे मान ले भाई, मान लो, तुम भी मान लो, x बराबर 100। अब इसमें मेल फीमेल देख लो, फीमेल कितनी है 40% और मेल तब कितने हो जाएंगे 60%। 40% महिलाएं हैं तो 60 पुरुष। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है, जो 4000 है। गांव में निरक्षर महिलाएं गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है, जो 4000 है। यानी जो निरक्षर महिलाएं हैं, निरक्षर, उनकी संख्या कितनी है 4000। तो पुरुष कितने होंगे, कितने निरक्षर पुरुष होंगे, पुरुष निरक्षर होंगे 8000। 8000। यहां निरक्षर कितने होंगे 8000। कोई दिक्कत है, देख लो। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है, जो 4000 है। ठीक है। अगर गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है, ठीक है, तो x का मान पूछ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, कुछ छूट रहा है। एक गांव में कुल, कह रहे हैं कि गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या के आधे के बराबर है, जो 4000 है। यानी पुरुषों की संख्या 4 है, निरक्षर पुरुषों के, हाँ ये छूट रहा है, निरक्षर पुरुषों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, हाँ यही गड़बड़ हो रहा था। निरक्षर पुरुषों की संख्या 4000 है, जो कह रहा है ना, तो जो नजदीक वाले के लिए आता है, तो ये कितना है 4000 है। और निरक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्त, निरक्षर महिलाओं की संख्या इसकी आधी है, यानी 2000 है। कितनी है 2000। कह रहे हैं अगर गांव में साक्षर महिलाएं, निरक्षर 2000, ध्यान से समझिएगा, निरक्षर 2000 और साक्षर 6000, टोटल 8000। टोटल 8000, टोटल हो जाएगा 8000। बात को समझ लो, टोटल भैया देख लो ना भैया, निरक्षर 2000 महिलाएं, साक्षर 6000 महिलाएं, तो टोटल महिला 8000, और ये 8000 बराबर कितना है 40% के। 40% अगर 8000 के बराबर है दोस्त, तो 100% यानी पूरी जनसंख्या x बराबर 100 बराबर 40 दूना 8 दूनी 16 4 20,000 हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहे कि एक बर्तन में 36 संबंधे x के अनुपात में दूध और पानी है। अगर पानी की x मात्रा मिलाई जाती है तो अनुपात 9 संबंधे 4 हो जाता है। 9 संबंधे 4 हो जाता है। जैसा इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये 9 संबंधे 4 है। एक मिनट, कितना है 9 संबंधे 4। अब ध्यान दीजिए, मिलाई जाती है तो अनुपात 9 संबंधे 4 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत आसान सवाल है। एक बर्तन में मिल्क है और वाटर है। अगर x मिल्क है, सॉरी 36 मिल्क है, आई एम सॉरी, क्या है 36 मिल्क है, 36 मिल्क है और x क्या है वाटर है। यदि अगर पानी की x मात्रा मिलाई जाए, यानी x 2x हो जाएगा। अगर एक x और मिला देते हैं, ये भी x है और ये भी x,
तो अनुपात क्या हो जाता है, यानी दूध कुछ नहीं मिला रहे, तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 2x। तो अनुपात बता रहे हैं 9/4 हो जाता है, यानी 36/2x बराबर 9/4। ठीक है, इसी से काट दो तो ये 18 हो गया, और x बराबर 9 से काट दोगे ये 2 हो गया, और x की बात करोगे तो x बराबर आ जाएगा 8। x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, x कितना आ जाएगा 8 लीटर। यही ऑप्शन, ये गलत टाइप हो गया है गुरु, ये ऑप्शन बना लो, या ये 18 को 8 कर लो, ये 8 लीटर, यही आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 8 लीटर। x का वैल्यू कितना हो गया 8 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन करें कि ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त कर, और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ये लाइन इसको कट ही कर दो, इसका कोई मतलब नहीं। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः बी 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। 12-15 का एलसीएम हो जाएगा आई होप 60। हाँ 60। ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 4। एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं और 6 दिन बाद एक काम शुरू करते हैं। ठीक है, काम शुरू हो गया। ठीक है, देख लो, ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है, एक काम नहीं, ए काम शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पे यही गलती समझ में आ रही है। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। यानी 6 दिन तक तो ए ने काम किया, यानी कितना काम कर दिया 30 काम कर दिया। ए ने 30 काम निपटा दिया है दोस्त, तो शेष कितना बचा, इनका एक दिन का काम 9 होगा। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 30 और एक दिन का काम 9, तो 9 त्रिक 27 सही 3/9, यानी 3 सही 1/3 दिन। यही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा उस तरह से टाइपिंग में आ जाता है, 3 होल 1/3 डेज। यही आपका आंसर है। टैप 3 सही 1/3 दिन तक बी ने काम किया है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुछ ईंट 20 सेंटीमीटर माप के क्षेत्र में रखी गई हैं। 20 सेंटीमीटर, 20 घन सेंटीमीटर, इसको सही कर लेते हैं। देखो, कुछ ईंट 20 घन सेंटीमीटर माप के क्षेत्र में रखी गई हैं। सेंटीमीटर नहीं है, 20 मीटर है गुरु। एक मिनट, मैं करेक्शन ही कर देता हूं फाइनल। बस ठीक है। 20 घन मीटर माप के क्षेत्र में रखी जाती हैं। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उस ढेर में ईंटों की संख्या कितनी? बात को समझने की कोशिश करो दोस्त। क्या कहा जा रहा है आपसे? कह रहे हैं कि कुछ ईंट 20 घन मीटर माप के क्षेत्र में रखी गई हैं, यानी इतनी जगह 20 घन मीटर का जगह घेरती हैं। तो इसका मतलब है कि उस जगह का आयतन जहां ईंटें रखी गई हैं उसका आयतन 20 गुणित, अगर घन मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 गुणित 100 गुणित 100, 3 ठो 100 से गुणा होगा, बटा ईंटों की संख्या बराबर एक ईंट की माप से भाग दे देंगे 12.5 और गुणित 8। बात को समझो, कोई ढेर है, मान लो ना ये कोई ढेर है। अब इसमें ईंट रखा हुआ है, ढेर सारा ईंट रखा हुआ है।
तो कह रहे हैं कि अगर इस पूरे जगह का आयतन जहां ईंट भरा पड़ा है उसका आयतन 20 घन मीटर यानी 20 गुणित 100 गुणित 100 गुणित 100 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है और एक ईंट की माप 25 गुणित 12.5 गुणित 8 सेमी है, तो ईंटों की संख्या, तो पूरा जितने आयतन में ईंट रखी गई है उसमें एक ईंट का आयतन का भाग दे देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। 12.5 गुणित 8 100 होता है, ये खत्म हो गया, 25 चौका 100 खत्म हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 8 के आगे 3 जीरो चिपक गया, 8000 ईंटों की संख्या हो गई बी ऑप्शन। सिंपल सवाल, ठीक है ना। थोड़ा धैर्यपूर्वक पढ़िए, आराम से पढ़िए, अभी समय है आपके पास, आराम से तैयारी करिए, रोज डेली के बेसिस पे प्रैक्टिस सेशन सॉल्व करिए और आप इसका आनंद तब पाएंगे जब 1 महीने 2 महीने आप जब तैयारी कर लेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ d1 d2 और ये दे रहे हैं 216 और इसमें एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना, 1/2 24 गुणित d2 बराबर 216 या d2 निकालोगे तो d2 मिल जाएगा आपको 18, 12 12 का 12 3 12 23 1 मिनट 12 का 12 9 और 12 8 96, ठीक, 18 मिल जाएगा। d2 कितना मिल जाएगा? d2 आपको मिल जाएगा 18। अब आप बात को समझने की कोशिश करो दोस्त। कह रहे हैं कि परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा ये समझ लो। देखो कोई समचतुर्भुज है वो इस तरह से बनता है, कॉन्सेप्ट समझ लो दोस्त। ये यहां से यहां तक है, ठीक। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर एक विकर्ण पूरा 24 है तो आधा 12 होगा और एक पूरा 18 है तो ये 9 होगा। अब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी पक्का है। तो अगर ये समकोण वाला कोण वाली भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा एक तरह से। और 12 9 का ट्रिपलेट कितना हो गया? 12 बराबर 144 और 9 81 225, देख लो 144 81 5 8 4 12 और 2 25, तो ये कितना हो जाएगा? कर्ण इसका 15, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई समचतुर्भुज की? 15। तो अगर भुजा 15 है तो परिमाप 4 गुणित 15 बराबर 60। आपका आंसर 20 हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक नाव स्थिर जल में 9 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है, लेकिन कुछ दूरी किंतु वह उसी दूरी को धारा के विपरीत चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। धारा की गति क्या है? देख लो, एक बात समझो, दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणित समय, 3 गुने समय में चल रही ना। ध्यान देना जरा सा, सवाल को समझने की कोशिश करो। एक नाव की शांत जल में चाल यानी x बराबर आपको 9 दे रहा है, ये नाव की चाल है। धारा की चाल मान लो, धारा बराबर y, ठीक है। मान लेते हैं d दूरी तय करनी है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो d के बटे अगर धारा के साथ जाएंगे तो 9 प्लस y और अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो d/9 माइनस y, ठीक है। 3 गुना ज्यादा समय लगता है, यानी इधर 3 से गुणा हो जाएगा। d से कैंसिल हो गया, 27 माइनस 3y बराबर 9 प्लस y, या यूं कह सकते हैं 18 बराबर, एक मिनट, ये बड़ा है तो भाग छोटा होगा, ठीक है। तो 18 बराबर 4y। तो धारा की गति पूछ रहे हैं आपसे कि धारा की गति क्या होगी, ठीक है। देख लो, इतनी दूरी जाने में समय बराबर दूरी बटा चाल 9 प्लस y और इधर 9 माइनस y, सही तो है। तो ये हो गया 9 त्रिक 27y और ये इधर जाएगा तो 4y, ये इधर आएगा तो 18, ये सही तो है यार। क्या कह रहे हैं? एक नाव स्थिर जल में 9 किमी की प्रति घंटा की गति से चलती है, लेकिन
वह उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। धारा के विपरीत, विपरीत तो ये है, तो यहाँ 3 गुना समय लग रहा है, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक भी है, ये भी कॉन्सेप्ट सही है। तो 3 तो क्या गलत हो गया, 9 + y = 9 3 27 और -3y, 3y उधर जाएगा तो 4y हो जाएगा। तो y बराबर आ गया आपको, y बराबर आ गया आपका 4 चौके 16 और 4.5। ठीक है, देख लेते हैं जरा। 4.5। अच्छा, मान लो कोई दूरी है। अब आप देखो चाल बराबर क्या होता है दोस्त, चाल बराबर दूरी बटा समय ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। हम समय निकाल लेते तो समय बराबर दूरी, चाल का समय से उल्टा अनुपात है, दूरी का चाल से सीधा अनुपात है। तो अगर 4.5 है तो यहाँ पे 9 4 13.5 चाल हो जाएगी एक दिशा में, और ऐसे घटा देंगे तो 4.5। ये चालों का अनुपात है, तो चालों का अनुपात समय से उल्टा होता है। ठीक तो है, सही है, ठीक है ना। छः 15 और ये 4.5 आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपका डी ऑप्शन। आप एक ऑप्शन नया क्रिएट कर लीजिए। सेलेक्ट देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपना मैसेज डालिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 2 महीने से लगातार कांस्टेबल, ऑल इंडिया कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेशन बैच हम लोग चला रहे हैं, और यूपीपी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उम्मीद है कि जुलाई लास्ट तक नोटिफिकेशन और दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम होंगे। तो बने रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर, देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। जय हिंद, जय भारत।